दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय के पेपर के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर हल करके बताने वाला हूँ। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में विज्ञान का जो है पेपर किस प्रकार का आ सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों के घर परिवार से या आपके घर में से ही कोई अगर 8वीं क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहा है या 5वीं क्लास की अगर बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो मैं अपने चैनल पर 8वीं क्लास और 5वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा की के लिए जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं, उसके लिए मैंने कुछ पेपर तैयार किए हैं जो कि आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अगर अपना स्कोर अच्छा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे पेपर जो है वो हल करके बताने वाला हूँ और आपको कई प्रकार के मॉडल पेपर भी दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। और सारे के सारे वीडियोस में यहाँ पर सारे विषय की वीडियो यहाँ पर मैं बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं विज्ञान विषय का पेपर किस प्रकार का आपका आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने जो है वो विज्ञान विषय का पेपर मैंने ओपन कर रखा है। और इसके लिए दोस्तों मैंने एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी पूरा पेपर आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ पर भी अगर वो जानकारी नहीं देखी है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर पूरा सोल्व करके बता दिया है और चैनल पर मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप जाकर वहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन में जाकर ये दोनों वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको रोल नंबर किस प्रकार से डालना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को रोल नंबर डालना आता नहीं है। तो मैं अपनी हर वीडियो में रोल नंबर डालना आपको सिखाता हूँ, ताकि जब भी कोई नया बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको रोल नंबर जो है डालना आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अंकों में और शब्दों में दोनों में आपको जो अपना रोल नंबर डालना होता है। और एक डिब्बे में सिर्फ आपको एक अंक लिखना है। और हिंदी में किस प्रकार लिखना होता है ये आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये इसके लिए उदाहरण दिया गया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शाला का नाम आपको लिख देना है, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का दिनांक यहाँ पर आपको लिख देना है। कुल 24 प्रश्न आपके आएंगे और पूर्णांक आपका रहेगा 60 नंबर का। और यहाँ पर हम कक्षा 8वीं का जो है वो पेपर हल कर रहे हैं और ये आपका विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप इन पेपर की सहायता से अगर अपना जो वो टेस्ट लगाते हैं और इनको हल करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका स्कोर अच्छा बने और आपका जो है वो रिजल्ट भी अच्छा आए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न हमारा आया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो 1 से लगाकर 10 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प चुनकर जो अपना उत्तर लिखना भी है दोस्तों। और हर प्रश्न जो वो 1 नंबर के लिए डिसाइड किया गया है। तो देख लीजिएगा, निम्न में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भी सही, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें पॉजिटिव होते थे वो क्वेश्चन मतलब हाँ के लिए पूछा जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है और थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, ताकि बच्चे को जो है वो उनका लेवल वो चेक कर सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है और वो कितना समझता है इन चीज़ों को। तो देख लीजिए यहाँ पर नहीं पूछा है। तो पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो फसल चक्रण, दोस्तों इससे तो जो है वो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्योंकि फसल चक्र अगर हम अपनाते हैं तो पोषक तत्वों की कमी एक फसल से दूसरी फसल में पूरी हो जाती है। दूसरा है खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना। तो इससे भी जो है वो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब तक जो है वो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो जाती है। कटाई करना, तो कटाई करने से तो पोषक तत्व प्राप्त होते ही नहीं है। कटाई कर देंगे तो उससे कोई पोषक तत्व का लेना देना होता नहीं है। डी वाला है जैविक खाद का उपयोग करके। तो जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो पोषक तत्व तो बढ़ जाएंगे। हमको यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए आप यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन जो है वो मतलब सी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। और कटाई करना अपना उत्तर यहाँ पर आप अंकित कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पहले का प्रश्न का आंसर। और हम दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको हल करके बताऊँगा, ताकि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए और आपको भी पता चल जाए कि किस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना होता है। देख लीजिए, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, चींटी, घरेलू मक्खी, टिड्डा, मकड़ी।
तो आप सभी जानते हैं कि घरेलू मक्खी जो होती है वही सबसे ज़्यादा रोग वाहक का काम करती है। मकड़ी तो कीट पतंगा है। ये तीनों ऑप्शंस आपके काम के नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, और यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है घरेलू मक्खी। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा, या फिर आप नोटबुक में भी इसको जो नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वो एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस गैस की बढ़ती मात्रा से ही जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। विश्व उष्णन क्या होता है? पृथ्वी का धीरे धीरे हर साल जो है वो गर्म होना, उसका टेम्परेचर बढ़ना, यही हमारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारे लिए बड़ी परेशानी का ये कारण बन चुका है। तो देख लीजिए इसका क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा, दूसरा बोल रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, सी बोल रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, ये हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसकी अधिक मात्रा के कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, और बी वाला आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पर अपना उत्तर अंकित कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन अगर आपने पाठ पढ़ा होगा संसाधन के बारे में जो चैप्टर है, तो उसमें आपको कई प्रकार के जो उदाहरण दिए गए होंगे। तो कोयला इन्होंने ऑप्शन में दिया, प्राकृतिक गैस दिया, वन दिया और सूर्य का प्रकाश। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ए वाला उत्तर यहाँ पर लिख देना है, सूर्य का प्रकाश। अगला है हाइड्रा में जो है जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो हाइड्रा में देख लीजिए जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो हाइड्रा के बारे में जो जनन विधि है उसमें आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका मुकुलन। तो मुकुलन आपका राइट आंसर है, आपको यहाँ पर मुकुलन लिख देना है और अपना उत्तर अंकित कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन्स का उत्पाद जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको किस हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिसके कारण उसको मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और वृद्धि हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों जो वो थायराइड ग्रंथि उत्स्रावित करती है, तो इसका उसका कोई लेने देन नहीं है। वृद्धि हार्मोन इसका काम नहीं करता है। इसके लिए सही आंसर हो जाता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा और इंसुलिन हमको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न हमने हल कर लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सातवें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। और देख लीजिए सातवां प्रश्न हमसे पूछा है कि जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, तो कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है। तो कौन सा बल होता है? तो पृथ्वी में जो है दोस्तों एक बल पाया जाता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और यही पृथ्वी की ताकत भी है, यह हर किसी चीज़ को नीचे की ओर खींच लेती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित एक मिनट इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो दोस्तों आवेश की यहाँ पर बात की गई है, तो आवेश जो वो एक आवेश को दूसरी आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या अनावेशित वस्तु को भी उसके ऊपर भी ये बल लगाता है। तो ये कौन सा बल होता है? ऑप्शन देख लीजिए, चुंबकीय बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की हमने बात की जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होता है। पेशीय बल जो होता है वो पेशियों में लगता है, और चुंबकीय बल जो वो चुंबक के द्वारा लगाया जाता है। तब हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि है स्थिर विद्युत बल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना स्थिर विद्युत बल, आपका बी वाला ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, और देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट, इससे तो आती है। भूकंप, इससे भी आ जाती है। और सी है यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन, तो इससे थोड़े चांसेस कम है। हम ऑप्शन देख लेते हैं, डी वाला हमको मिला है तड़ित। तड़ित के भी चांसेस ज़्यादा ही कम है, क्योंकि तड़ित से तो कुछ सुनामी आने के चांसेस नहीं है। तो इसके लिए ज्वालामुखी तो सही हो गया है, और ए भी हो गया है, बी वाला भी हो गया। हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा था
नहीं वाला अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमको पूछा है कि सुनामी नहीं आती, वो ऑप्शन हमको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, तड़ित हमको यहाँ पर लिख देना है। तो ये तीन ऑप्शन जो ऐसे थे जिससे सुनामी आने के चांसेस हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहले तो मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम देखते हैं ये हमारा मिरर हो जाता है, यानी कि कांच, और कोई सतह है, परावर्तक सतह। अगर इस पर कोई किरण आती है तो परावर्तक तल से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है। तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम तो ये कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसे जैसे आपतित किरण का जो अगर हम झुकाएंगे वैसे वैसे आपकी परावर्तित किरण भी उसी दिशा में आगे बढ़ती जाती है, यानी कि हमारे ये दोनों कोण जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हमको ऑप्शंस रीड करना होंगे ध्यान से। पहला ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, दोनों बराबर होते हैं। बी वाला ऑप्शन ने पूछा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। ये भी गलत है। सी में हमसे पूछा गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम डी वालों को रीड करेंगे एक बार। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संबंध तो होता है, मैंने आपको अभी बताया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी वाला। हम यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर लगाएंगे जिसमें हमको ऑप्शन दिया गया था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया यहाँ पर हमारा प्रश्न। अब हम चलते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 से 20 तक रहेंगे। और ये जो प्रश्न है दोस्तों 3-3 नंबरों के रहने वाले हैं। आप देखेंगे हर प्रश्न के लिए 3 नंबर यहाँ पर जो है वो डिवाइड किए गए हैं। प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पूछा गया है खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, उसमें आपका कोई ना कोई चैप्टर है जो कि फसल से होगा, उसमें आपको खरपतवार के बारे में बिल्कुल बताया गया होगा और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इसका भी आंसर उसमें दिया गया होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना होगी। खरपतवार के क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पूरा उत्तर नहीं भी आता है एग्ज़ाम में, मान लीजिए अगर आप यही क्वेश्चन आ जाता है और आप भूल जाते हैं या आप नहीं देख पाते हैं इस चीज़ को, तो आपको अगर खरपतवार क्या है अगर ये भी आता है ना तो भी आपको लिख देना है। और खरपतवार को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो अपने मन से भी अगर आप लिखोगे तो भी हम लिख सकते हैं। खरपतवार क्या होता है कि ऐसा अवांछनीय पौधा जो कि फसल को नुकसान पहुंचाता है, फसल के पोषक तत्व ले लेता है, जिसकी फसल में आवश्यकता नहीं होती, वो खरपतवार कहलाता है। लेकिन एक बार फिर भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा, खरपतवार के बारे में आपको बिल्कुल सही तरीके से परिभाषा दी गई होगी, तो वो आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला आप ये सकते हैं कि उसकी निराई करवा कर, दूसरा जो है खरपतवार नाशी छिड़क कर। ये दो ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे इसके नियंत्रण के उपाय, तो ये ज़्यादा आपके बेहतर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे काम करते हैं खरपतवार के लिए। पहला हमको दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 12वां, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है, इसके लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल सटीक आंसर ढूंढकर यहाँ पर लिखकर उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है ये इस प्रकार के लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। हो सकता है कि आपको यही पेपर देखने को मिल जाए, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हल करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपका स्कोर अच्छा बने और आप पास हो जाएं। या फिर जो लोग पास होने की सोच रहे हैं उनको तो पास हो ही जाएंगे वे लोग, लेकिन जो अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, जो 90% के आसपास अपना स्कोर ले जाना चाहते हैं, तो वो लोग इस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सारे ही लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आपका स्कोर अच्छा बना रहे। प्रश्न है हमारा कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देता है। कोई 3 सलाह आपको यहाँ पर लिखना है। तो बड़ा आसान सा है, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं इसको, कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो हमको जो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। दूसरा कि हमको गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टाइम पर करवा लेनी चाहिए। तीसरा कि आपके गाड़ी के पहियों में जो हवा का दाब अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जो है कम पेट्रोल कंज्यूम करे और आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी जो वो कम पेट्रोल खर्च करेगी।
तो पेट्रोल बचाने के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सलाह हो सकती है, और भी कई प्रकार की सलाह है दोस्तों। आप ज़रा उसको बुक में ढूंढिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप इसको याद भी करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप नोटबुक भी बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह कर सकते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न, 14 प्रश्न हमको जो दिया गया है वो है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, मतलब आपको नॉलेज के हिसाब से पूछा गया है। तो आप अपने विवेक से भी इसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे या आपकी बुक में आप ढूंढेंगे, तो आपका जो है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाना है। तो बड़ी अच्छी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 नंबर यहाँ पर जो है वो इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। तो कम से कम 3 से 4 लाइन का जो आपका उत्तर होना चाहिए, और अच्छे शब्द आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको जो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखना है। तो वो भी आप देख लीजिएगा आपकी बुक में, मेंढक का जो पूरा जो जीवन चक्र होता है, पूरा जो काल चक्र है उसका, वो आप आसानी से देख पाएंगे। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, और डायग्राम के माध्यम से आप समझा सकते हैं, ताकि आपके जो वो नंबर बिल्कुल भी ना कटे, और पूरे में से पूरे आपको नंबर मिल जाए। कायांतरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि ये 1 नंबर की हो जाएगी, और दूसरा जो आप डायग्राम बनाकर अगर इसका आंसर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर बाकी के वो भी पूरे मिल जाएंगे, और इससे आपका जो 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है हमको। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण आपको देना है। तो पेशी बल का क्या उदाहरण है आपको वो दे देना है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या उदाहरण है वो देना है, और घर्षण बल का क्या उदाहरण है। तीनों के आपको एक एक उदाहरण देना है, तो इससे आपका 3 नंबर जो है वो कवर यहाँ पर हो जाएगा। तो एक एक उदाहरण आपको जरूर से इसके लिख देना है। अगला देख लीजिए क्या हमसे पूछा गया है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। तरल में यानी कि जैसे कि पानी वगैरह में, समुद्र में, या कहीं भी, तो जो वस्तुएं तैरती हैं, जो इसमें गति करती हैं, जैसे कि नाव हो गया, जहाज हो गया, तो उनकी आकृति जो विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। तो इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर यहाँ पर लिख लेना है। और देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, और ये प्रश्न है जो 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, और ये जो है ये भी 3 नंबर का प्रश्न हमारा है। प्रश्न है दोस्तों कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई 3 उपाय आपको लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण हम आवासीय क्षेत्रों में कैसे कम कर सकते हैं, इसके आपको 3 उपाय लिखना है। तो पहला उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं जो कि मशीनें वगैरह बनाती हैं, उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाया जाए, ताकि आवाज़ शोरगुल वगैरह ना हो। और जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो हॉर्न बजाना वर्जित किया जाए। तीसरा कि जितने भी लाउड स्पीकर वगैरह जो यूज़ होते हैं शादियों में वगैरह में कहीं भी, तो उनको कम आवाज़ में बजाया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। और समय समय पर मशीनों की जो वो ग्रीस वगैरह या मरम्मत करवाई जाए, ताकि उनसे आवाज़ कम आए। इससे भी हम ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, आप अपने विवेक से भी इसका आंसर लिखेंगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम देते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जितना आप अच्छे से सोच समझ कर उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, माइंड को ठंडा रखकर को अगर आप आंसर लिखेंगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के आपके चांस रहेंगे, और आप जो वो बहुत कम परसेंटेज रहेगा आपका कि आप गलत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपके ऐसे रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। तो बड़ा ध्यानपूर्वक आप पेपर को हल कीजिएगा। और प्रश्न है अगला हमारा यहाँ पर 20वां, जो कि डायग्राम के साथ दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न दिया गया है हमसे कि चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, तो सुई के विक्षेपित होने न होने के कोई हमको 3 कारण लिखना है। तो इसको आप जो है वो अपने बुक में ढूंढिएगा। जितना ज़्यादा आप सटीक आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और एक प्रश्न या 2 प्रश्न हो सकते हैं कि आपसे डायग्राम के माध्यम से पूछे जाएंगे, तो आपको डायग्राम बनाना और डायग्राम को देखकर उत्तर देना आना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने जो वो हिंदी का पेपर
हिंदी विषय का जो पेपर हल किया था उसमें हमको एक जो है वो एक डायग्राम दिखाया था और उस डायग्राम से मतलब हमको क्वेश्चंस पूछे थे। तो वहाँ पर एक पूरा नोटिस बना के दिया था जिसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में हमको जानकारी दी थी कि ट्रैफिक रूल्स हमको किस प्रकार से फॉलो करनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स के क्या फ़ायदे हैं, इसको कौन लगाता है, कौन शुरू करता है, क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जाके ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो इस तरह का एक पोस्टर था, उस पोस्टर को देखकर हमको उत्तर देना था। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का इस क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आया हुआ है और मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि आपकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगी उसमें साइंस और आपका हिंदी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो वो हिंदी में तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया था, लेकिन अब जो वो आने लगे हैं तो आप थोड़ा सा विवेक से ध्यान दें, मतलब जवाब देंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। और अभी जो दोस्तों शिक्षा में काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं, तो जो एनएएस आया है उसके अंतर्गत जो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो उसके थ्रू वो जो कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं बच्चों पर, इसलिए वो क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत बदलते हैं, हेर फेर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो बच्चा देख कर समझ कर ही कर सके। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्था है। तो आप थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा अपनी तैयारी में ताकि आपका नंबर स्कोर जो है वो अच्छा बने। प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं वो आप अपनी साइंस की बुक में ढूंढ कर अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पहला ऐसा है जो कि डायग्राम बेस पर हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 21 से 4 प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के हैं। और इसमें हमसे जो वो फिर देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन हमको डायग्राम के ही थ्रू पूछा गया है और डायग्राम हमको यहाँ पर अब बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हुआ हमको चित्र बनाना है। मतलब अगर आपने मोमबत्ती देखी होगी तो जब वो जलती है तो उसके जो ज्वाला के जो अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, जिसमें वो कहीं पर गहरी नीली, लाल और कहीं कहीं पे काली वगैरह होती है, तो उसके जो क्षेत्र हैं उसके आधार पर हमको नाम सहित इसके पूरा चित्र बनाना है कि कहाँ पर गहरा गहरा है, कहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा है, कहाँ पर ठंडा है। तो ये चीज़ें आप बनाना सीख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। और देख लीजिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, ये भी इसी प्रश्न के बेस पर पूछा गया है कि सोने चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जो होता है वो ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो सोने चांदी को पिघला पाए। अगर उसका उपयोग ना करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 2 नंबर का हमसे प्रश्न पूछा गया है और इसको आपको ध्यानपूर्वक उत्तर दे दीजिएगा ताकि आपका जो है आंसर गलत ना हो। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो भी उसके हाथ में बर्नर होता है जिसकी ज्वाला होती है, तो कौन से कलर की जो ज्वाला होती है या कौन सा भाग जो होता है उसका जो ज़्यादा गर्म होता है, तभी वो सोने चांदी को पिघला पाएगा। तो वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो ढूंढ कर व्यवस्थित रूप से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी से संबंधित ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो हमारी बॉडी से संबंधित आपको कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित हमसे पूछा गया है कि किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज़ फटने और बढ़ाने क्यों लगती है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं कि किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की आवाज़ बढ़ाने लगती है, क्योंकि लड़कों में जब हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं तो उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन होता है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है और इसी कारण उनका जो आवाज़ फटने और भराने जो लगती हुई महसूस होती है। ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इससे बेहतर कोई अच्छा उत्तर बना सकते हैं आप, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें साइंस के शब्द यूज़ कर सकें, तो साइंस की लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल पाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लगने के समय फायरमैन पानी की हो जाने की पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण लिखना है। और 3 नंबर का हमको प्रश्न पूछा गया है। तो देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसका व्यवस्थित रूप से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लगने के समय फायरमैन पानी के होज या पाइप को उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी विद्युत का जो होता है वो सुचालक होता है और ज़्यादा मात्रा में विद्युत
जो है वो फैल जाएगी, जिससे जन हानि हो जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है ताकि जन हानि ना हो और आग को आसानी से बुझाया जा सके। ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं या फिर अपने विवेक से कोई भी उत्तर आप बना सकते हैं, और या फिर अगर आपकी नोटबुक का जो उत्तर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह माने तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपनी लैंग्वेज का भी उपयोग कीजिएगा। अगर आप अपने हिसाब से उत्तर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो वहाँ पर नंबर आपको पूरे भी दे सकता है। अगर आप रटा रटाया उत्तर लिखेंगे तो फिर वो आपको नंबर कम भी दे सकता है और बराबर भी दे सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। विद्युत की चालकता को दर्शाने वाले कोई चार द्रव्यों का हमको नाम लिखना है जो कि विद्युत की चालकता को दर्शाते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से इस उत्तर को ढूंढ कर सर्च करके अपने पाठ्य पुस्तक या नोटबुक जो आपने फेयर कॉपी बनाई है अगर वहाँ पर मिल जाता है तो वहाँ से आप अपना उत्तर को लिख कर याद कर सकते हैं, ताकि आपको प्रश्न ज़्यादा समय तक याद रहे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उनके कार्य आपको लिखना है। तो रेटिना हम सभी जानते हैं हमारी आँख में पाई जाती है, और उसमें जो तंत्रिका कोशिका होती है उनके क्या कार्य हैं, उनके प्रकार क्या हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है आपको। रेटिना में जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो कोशिका होती हैं, एक तो आपको उनके प्रकार लिख देना है और प्रकार के साथ साथ उनके कार्य भी लिख देना है कि वो क्या कार्य करते हैं। बस आपका आंसर हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। अब ज़्यादा लिखेंगे तो फिर जगह के हिसाब से भी काम हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको इस बार जो आपको कॉपी मिले और कॉपी में आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखने का जो है वो ऑप्शन रहेगा, ताकि आप अपने हिसाब से उत्तर बड़ा छोटा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा तो आपके लिए जगह कम पड़ेगी, और आप जो है वो कुछ भी मन मुताबिक उत्तर नहीं लिख पाएंगे। आपको बिल्कुल सही, व्यवस्थित, सटीक रूप से उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि नेत्र की देखभाल के लिए कोई 2 उपाय आपको लिखना है। तो दोनों उपाय मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला हमसे सबसे बेस्ट आप लिख सकते हैं कि जब भी आँखों में कुछ गिर जाए तो हमें मसलना नहीं है, उसको जो वो साफ पानी से हमको धोना है। दूसरा कि हम आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, और या फिर हमको ज़्यादा तेज़ लाइट में भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा अंधेरे में भी पढ़ाई नहीं करना है। तो ये हमारी जो है वो आँखों की देखभाल के लिए हमने 2 उपाय, 3 उपाय, जितने भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जितने हमसे वो पूछेगा। तो ये था यहाँ पर आपका कौन सा प्रश्न हमने अभी हल किया है, 24वें के दोनों प्रश्न हमने हल कर दिए हैं। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया है यहाँ पर। अगला जो पेपर है हमारे पास वो है हिंदी विषय का। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों पहले ही, और हमारे पास जो सारे विषय के आंसर हैं और इसके सारे विषय के जो पेपर हैं वो हैं, और हम सारे पेपर की वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आप यहाँ पर जाकर सारे विषय की जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक हमने इंग्लिश, हिंदी और ये तीसरा पेपर है हमारा विज्ञान का, ये भी अपलोड अब थोड़ी देर में हो ही जाएगा। और जब तक आप देखेंगे तो आपके 2 विषय के वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप आगे भविष्य में इसी प्रकार की और भी वीडियो समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।